नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के हाजिर है। सभी बच्चों का, सभी लर्नर्स का, सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। कॉम्पिटिटिव सेशन का यह करीब करीब 150 नंबर का ये वीडियो होगा। कई सारे वीडियो साइंस और टेक्नोलॉजी पर अपलोड हो चुके हैं। आज बारी है फिजिक्स की। कई बच्चों ने हमें मैसेज करके फिजिक्स पर सेशन लाने को कहा। इसके पहले वाले सेशन को, जैसा कि आप जानते हैं, बायोलॉजी का सेशन था। हमने वहां तक डाइजेशन को पूरा कर दिया है और फिजिक्स के बाद फिर से बायोलॉजी का सेशन, फिर केमिस्ट्री का सेशन, फिर कंप्यूटर का, फिर एनवायरनमेंट का, ये सेशन आते रहेंगे। आप हमसे बताते चलिएगा आप क्या पढ़ना चाहते हैं। ज्यादातर बच्चों ने फिजिक्स के सेशन लाने की बात कही, इसलिए हाजिर है ये फिजिक्स का सेशन। फिजिक्स के इसके पहले वाले सेशन में एक चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें यूनिट और मेजरमेंट का हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन पूरा हो चुका है। आज दूसरा चैप्टर लेते हैं और इसमें दूसरे चैप्टर में 4 सेशन हम बनाएंगे। 4 सेशन में 5-5 सवाल का थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे, थ्योरी आपको समझाएंगे और उन सारी परीक्षाओं के सवाल को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे जो मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जुड़े होंगे। परंपरागत परीक्षा नीट, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, पीएनएसटी तो होगी ही होगी। इसके अलावा मैथमेटिकल सवालों को भी हम आज शामिल करेंगे। तो बच्चों, आज के पहले सेशन पर फिजिक्स में हम मोशन यानी गति को शुरू कर रहे हैं। आप पेज पर देख रहे होंगे, हमने एक चित्र लगाया जिसमें टाइप ऑफ मोशन आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिए, उन चित्रों को समझने की कोशिश करिए। उदाहरण सहित लिखा हुआ है। नंबर 1 पर यदि हम देखते हैं तो नंबर 1 पर आपको दिख रहा होगा पीरियाडिक मोशन। एक निश्चित समय अंतराल के बाद गतियां शुरू है, पीरियाडिक मोशन है। इसके बाद एक घड़ी हमने बनाई और घड़ी के पेंडुलम को गति कराया और उसका नाम ऑसिलेटरी मूवमेंट दिया। बहुत सारे सवाल एमपीएसआई में, जेल प्रहरी में, वनरक्षक में इस तरह के पूछे गए हैं, इसलिए पहले उन सवालों का डिस्कशन पहले ही पेज में किए देते हैं। इसके बाद सर्कुलेटरी, चारों तरफ घूमने वाला, इसके बाद ट्रांसलेटरी, इसके बाद कर्वीलीनियर, इसके बाद रेक्टिलिनियर। ये सारी गतियों का विवरण हम सवालों के साथ आपको करते चलेंगे। आपके पास जो भी किताब उपलब्ध है, एनसीईआरटी की है, कोई रेफरेंस बुक है, उससे आप टाइप ऑफ मोशन को जरूर पढ़ लीजिए या मोशन वाले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर इन 5 सवालों को करने की कोशिश कीजिए। एक पेज हमने और लगाया है। अक्सर इस पर सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिए, हमने एसटी ग्राफ लगाया। एसटी का मतलब है एस फॉर डिस्टेंस है। एस फॉर डिस्टेंस या दूरी कितनी चली, एंड टी फॉर टाइम, समय। समय और दूरी के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तब उसमें गति की क्या पोजीशन होती है, इसके लिए एक ग्राफ बनाया है। मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे पढ़े हैं, ग्राफ बनाना उनको आता है। जो नहीं पढ़े हैं वो जरा ग्राफ की भाषा को समझने की कोशिश करें। यस और टी के बीच हमने ग्राफ बनाया, और यदि यस और टी के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं और बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, बिल्कुल सीधी लाइन, ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन जाती है, तो इसको हम सरल गति कहते हैं। यूनिफॉर्म, सरल गति, एक समान गति कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कोई वस्तु चली एक समान स्पीड से अपने पथ पर आगे बढ़ती रही, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इस पर सवाल हम पूछेंगे आपसे। यहां पर देखिए, एक ये भी गति है,
यहां देखिए यस हमने लिखा, ये दूरी का, और यस पर टाइम लिखा। यहां पर ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ 0। यहां कोई गति, डिस्टेंस, दूरी नहीं तय कर रही है, यहां सिर्फ समय के साथ आगे बढ़ रही है। ये समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, यानी ग्रेडियंट ग्राफ 0 हो गया। ध्यान से इस चित्र को समझ लीजिए, क्या इसमें दूरी बढ़ रही है? आपका जवाब होगा नहीं साहब, दूरी बढ़ती तो इधर जाती, दूरी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ समय बढ़ रहा है, इसलिए 0 हुआ। इसलिए वेग भी वस्तु स्थिर है, वेग भी 0 हुआ, तो ऑब्जेक्ट को हम मान लेंगे ऑब्जेक्ट विश्राम में। ये सवाल एमपीएसआई में 2013 में पूछा गया था कि ये ग्राफ जो हम दिखा रहे हैं, इस ग्राफ में आप ये बताइए कि इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि नहीं है। यदि ऐसा ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, ऐसी लाइन दिखती है, सीधा बना करके ऐसे दिखा, यस लिखा, टी लिखा, तो समझ लेना ये दूरी नहीं बढ़ रही है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। आप हमारी बात को समझ गए। ऐसे बहुत सारे ग्राफ का उदाहरण लेकर के हम आपको गतियों को समझाएं। दूसरे में ऑब्जेक्ट जो था हमारा, वो एक समान गति से बिल्कुल सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ रहा था, मतलब कहीं उसकी स्पीड ना बढ़ी ना घटी, जिस गति से चला वो चलता ही गया। देख लीजिए, यानी ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ इज कांस्टेंट, मतलब 5 किलोमीटर स्पीड से वो चलना शुरू किया तो कहीं रुका नहीं, गप सप रास्ते में नहीं मारना शुरू कर दिया, वो 5 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ता ही गया, कहीं उसकी स्पीड 5.5 नहीं हुई। तो एक सीधा रेख आता है, एक सीधा आरेख बनता है यस और टी के बीच में, ये सीधी लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। यानी वेग जो होगा यहां, वेग एक समान होगा। यह भी सवाल नीट में पूछा गया। सोच लेना, ग्राफ से जुड़े हुए सवालों को कैसे अध्ययन करते हैं, कुल मिलाकर के आज हमारे समझाने का एक प्रमुख बिंदु है। ग्राफ समझिए। तीसरे वाले में क्या हुआ, यहां पर वस्तु चली, देख लीजिए, वस्तु चली, पहले धीमा चली, फिर उसने स्पीड बढ़ाया, देखते जाइए, यानी वस्तु की स्पीड या वेग जो है वो नियत नहीं था, वेग नियत नहीं था। तो क्या निकाला, ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ वेरीज, भिन्नता दिखा रहा है ग्रेडियंट, हेंस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अस्थिरता के साथ, समानता नहीं है, वेग अलग अलग है, इसलिए ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ वेरीज करेगा। तीनों मुद्दों पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, तीनों मुद्दों पर आप समझे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम यूनिफॉर्म की बात करेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि वस्तु को किस वेग से चलाया जा रहा है। कोई सवाल आपके दिमाग में उठ रहा हो अभी तुरंत, तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, हम तुरंत उसका जवाब दे देंगे। बड़ा सरल है, मोशन का चैप्टर बहुत सरल है और बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लीजिए। ये पेज को आप बढ़िया से बना करके, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, सारे बिंदुओं को ग्राफ से समझ लीजिए, चित्र से समझ लीजिए। यदि आपकी परीक्षा में सिर्फ चित्र लिखा रहता है तो आप समझ लेंगे कि वस्तु रेस्ट में है, वस्तु गतिमान है, लेकिन वस्तु जब गतिमान है तो एक समान वेग से है कि कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा में है। यदि समान वेग से वस्तु गतिमान है तो रेखा बिल्कुल सीधी बनेगी और इसको एक समान गति कहेंगे। समझ गए? चलते हैं आगे और एमसीक्यू सेशन पर आपको ले चलते हैं। पहला सवाल जो एमपीएसआई में 2013 में पूछा गया वो आपके सामने रखते हैं। यही सेम सवाल सेम वन आरक्षक की परीक्षा में भी पूछा गया, जेल प्रहरी में भी सेम सवाल है। देखिए जरा आप,
बिल्कुल सरल सवाल है, सिर्फ आपको समझने की देरी है। उत्तर आपसे बने। पहला सवाल, रोड पर हम चलते हैं। रोड चिकनी हो सकती है, रोड कंक्रीट की हो सकती है। वहां से जुड़ा हुआ यह सवाल है, जरा उत्तर करने की कोशिश कीजिएगा। कंक्रीट रोड के मुकाबले कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना प्रैक्टिकल है। बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्योंकि सवाल को दो बार पढ़ेंगे तो उत्तर आपके दिमाग पर आने लगेगा। आपको बर्फ की सिल्ली पर चला दिया गया, आइस की सिल्ली पर मूवमेंट दे रहे हैं और एक कंक्रीट की रोड पर चलने को कहा गया। आप महसूस करेंगे कि बर्फ की सिल्ली पर हम फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन कंक्रीट रोड पर आराम से चलते हैं। वही सवाल पूछा है एमपीएसआई 2013 में, जेल प्रहरी में, बर आरक्षक की परीक्षा में कि कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? ऑप्शन चुनिएगा। उत्तर काफी नजदीक हैं। बर्फ नरम यानी सॉफ्ट और स्पॉन्जी होती है, जबकि कंक्रीट कठोर। बी ऑप्शन देखिए। पांव मतलब फुट, पांव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पांव के मुकाबले कंपैरिजन में मुकाबले कम होता है। सारे उत्तर एक दूसरे के काफी करीब हैं। कौन सबसे सही है यह आपको बताना है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, कंक्रीट के मुकाबले बर्फ पर घर्षण यानी फ्रिक्शन अधिक है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से कोई। सोचिए, कंक्रीट रोड पर आप बेहतरीन ढंग से चलते हैं, बर्फ पर नहीं चल पाते। सही कारण तलाशिएगा कि बर्फ नरम और स्पंजी है, जबकि कंक्रीट जो है हार्ड होता है। पांव यानी फुट और बर्फ के बीच का जो घर्षण है कंक्रीट और पांव के मुकाबले कम होता है। कंक्रीट के मुकाबले बर्फ पर घर्षण अधिक है। इनमें से कोई नहीं, सही जवाब दीजिएगा। और सही जवाब वो आपको देना है जो बिल्कुल सही हो। सवाल तो सभी सही है, जवाब तो सभी सही है, पर जब सबसे ज्यादा सही कौन है ये जवाब आप कीजिए कमेंट सेक्शन में। इसको आज हम विस्तार से आपको समझाएंगे। कारण क्या है ये विस्तार से थ्योरेटिकल डिस्कशन में शामिल करेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, पानी से भरे ग्लास, प्रैक्टिकल देखिएगा। पानी से भरे ग्लास, नीट में पूछा गया सवाल। पानी से भरे ग्लास के नीचे से
के नीचे से पेपर सीट को पानी छलकाए, मतलब पानी बाहर ना जाए, पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। सही है, टेस्ट कर लीजिए। एक गिलास पानी भर लीजिए और उसके नीचे एक कागज रख दीजिए। कागज को बिना पानी अड़ाए हुए, गिराए हुए, उसको कागज को खींच लीजिए। बड़ा आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आएगा, पानी नहीं छलकेगा। कारण बताना है आपको। यह घटना बताती है, क्या बताती है साहब? ये ऑप्शन देखिए, पेपर और ग्लास के बीच घर्षण की कमी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू होता है। और सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह जड़त्व या इनर्शिया बता रहा है? जड़त्व या इनर्शिया बता रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे हमारे मुंह के तालमेल को और लिखने के तालमेल को देखिएगा, बीच बीच में हम अंग्रेजी बोलते रहते हैं। जड़त्व तो है क्या ये? क्या ये एक्सेलरेशन है? क्या यह त्वरण है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए और देखिए क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है और क्या आपने उत्तर किया है। नहीं बनेगा तो इसका डिस्कशन पेज हमने लगाया है, पूरा डिस्कशन करेंगे आज। तीसरा सवाल, पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की ओर, आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, आगे की ओर झुके रहे, पहाड़ पर चढ़ता आदमी आगे की तरफ झुकने का कारण बताइए। ये कारण भी जो लिख रहे हैं वो एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। उत्तर करते समय आप सतर्कता बरतिएगा। हमने जो घुमाया है क्या आप उसको पकड़ पाते हैं? फिसलन से बचने के लिए गति बढ़ाने के लिए थकान घटाने के लिए और डी ऑप्शन दे रहे हैं स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को, स्थिरता बढ़ाने के लिए। फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं। पहाड़ पर चढ़ता हुआ एक आदमी पहाड़ पर, माउंटेन पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है और वो आगे की तरफ झुका है। क्या फिसलन बचा रहा है कि हम स्लीप ना हो जाए? क्या मूवमेंट को या मोशन को बढ़ाना चाह रहा है? क्या उसके जो शरीर में
फैटीग है, थकान, उसको घटाने के लिए है, क्या स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इसका भी थ्योरेटिकल डिस्कशन आज हम करेंगे। इससे जुड़े हुए अन्य सवाल जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए उसका पूरा लेखा जोखा तीसरे सवाल पर देंगे। बच्चों, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, यह मैथमेटिकल सवाल। एक साइकिल सवार एक साइकिल सवार 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। ठीक, यदि साइकिल के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या 45, रेडियस यहां दे रहा है, ध्यान से फिर सुन लीजिएगा, 10 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है और साइकिल के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या प्रत्येक की 45 सेंटीमीटर है। तो पहिए का कोणीय वेग, कोणीय एंगुलर वेलोसिटी। हमारी लाइव क्लास में एक बच्ची आती चेतना ठाकुर, वो बार बार चिल्लाती है साहब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, कोणीय वेग पढ़ो। मैथ्स साइड की वो लड़की है, उसको बहुत सारी दिक्कत होती है कि वो सही से जवाब नहीं कर पाती, हालांकि उसको जवाब आता रहता है। इसलिए बच्चे ध्यान से सुनो, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। पहिए का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? लगाओ मैथ। ए ऑप्शन दे रहे हैं 22.2 रेडियन पर सेकंड। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ा चुके, एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, यह भी सिखा चुके हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट के पहले वाले चैप्टर पर। बी ऑप्शन दे रहे हैं 44.4 रेडियन पर सेकंड। सी ऑप्शन दे रहे हैं 11.1 रेडियन पर सेकंड। और डी ऑप्शन दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं। फार्मूला हम बता चुके, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाले, कोणीय वेग को कैसे निकाला जाता है, किसमें कौन सी इसकी यूनिट होती है, पर सेकंड होता है कि नहीं होता है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए। नहीं बनेगा कैलकुलेशन तो बच्चों इसका भी डिस्कशन पेज हम लेकर के आए हैं, आपको मैथ कैसे सॉल्व करनी है ये भी आज सिखाएंगे। आज के सेशन का अंतिम सवाल, ये एएनएम की और पीएनएसटी की परीक्षा में पूछा गया 5वां सवाल। जरा देखिए, प्रारंभिक अवस्था में यानी इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में स्थिर यम मास, यम द्रव्यमान प्रारंभिक अवस्था में स्थिर यम द्रव्यमान के पिंड, पिंड का मतलब वस्तु से, ऑब्जेक्ट से, पिंड पर एक निश्चित बल लगाया गया।
एक निश्चित विस्थापन होने पर अर्जित वेग या प्राप्त किया हुआ वेग, रिकवर वेलोसिटी, समानुपाती होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रारंभिक अवस्था में स्थिर एवं द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु है और एक निश्चित बल लगा, फिक्स बल है, एक निश्चित विस्थापन होने पर। मान लीजिए ये हमारा माउस था, माउस को हमने यहां से गति दी और गति से ये अपने स्थान से हटेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब हम इसमें निश्चित बल दे रहे हैं तो निश्चित विस्थापन भी होगा। जो इसका वेग है वो किसके समानुपाती होगा बच्चों? बिल्कुल फार्मूला थ्योरेटिकल एनालिसिस का है, कर पाइए तो करिए, नहीं बनेगा तो हम इसको बताएंगे। पहले हम आपको ऑप्शन देते हैं। ए, क्या यह वेग अंडर रूट यम होगा? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह वेग 1 अंडर रूट यम होगा? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या सिर्फ यम होगा? और डी ऑप्शन दे रहे हैं 1/m होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पीएनएसटी में, जेल प्रहरी में और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षण में, प्रशिक्षण चयन परीक्षा में 2013 में यह पूछा गया कि प्रारंभिक अवस्था में स्थिर यम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाया गया है, एक निश्चित विस्थापन होने पर अर्जित वेग किसके समानुपाती होगा? समय दे रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और फिर हमें बताइए। 5 सवाल हमारी तरफ से पूरे होते हैं। कितने सवालों का आपने सही जवाब दिया, लेखा जोखा रखिएगा। अब हम चलते हैं उत्तर की ओर, क्योंकि इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। पहला सवाल जो हमने पूछा, आइए उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लेते हैं। पहला सवाल के साथ 3 और सवाल आपको देंगे, 3 सवालों के उत्तर आपको देंगे, प्रश्न आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल हमने पूछा कि कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? इन 4 में से सही जवाब होगा पांव और बर्फ के बीच का जो घर्षण है कंक्रीट और पांव के मुकाबले कम होता है। यानी कुल मिलाकर के ये वाला सवाल घर्षण आधारित था। यानी घर्षण की आप परिभाषा को पढ़ लीजिए, घर्षण के प्रकारों को पढ़ लीजिए, क्योंकि घर्षण से जुड़े हुए सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सही जवाब होगा बी। इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन लिख देते हैं। पहली बात तो ये कि जो भी कंक्रीट रोड के मुकाबले बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि जरूरी है। पांव और बर्फ के बीच, पांव और बर्फ के बीच का घर्षण कंक्रीट और पांव के मुकाबले, कंक्रीट और पांव के मुकाबले कम होता है। स्वाभाविक सी बात है कि कंक्रीट और आपके पैर के बीच में घर्षण ज्यादा होगा, बर्फ और पैर के बीच में कम होगा। एक दूसरा जो सवाल है, सेम सवाल नीट ने पूछा था, सिर्फ तरीका पूछने का अलग था।
उसी सवाल को लिख करके आपको समझाते हैं कि जब एक पिंड, पिंड का मतलब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है, तो संपर्क तलों, कॉन्टैक्ट सरफेस, संपर्क तलों के मध्य एक बल काम करता है, एक बल काम करता है जो पिंडों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। इसी विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में फ्रिक्शन पर एक स्टेटमेंट लिखने को आया था, बड़ा बेहतरीन स्टेटमेंट। ये आपके लिए होगा, 10th 11th 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए घर्षण की परिभाषा तैयार हो जाएगी। जब एक पिंड का मतलब कोई वस्तु, ये माना एक पिंड और इसके नीचे एक दूसरा पिंड, ये वस्तु ए, ये वस्तु बी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर घसटेगी तो ये एक तल होगा, एक ये तल होगा, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2। हमने क्या लिखा, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो संपर्क तलों के मध्य, मतलब 1 और 2 के बीच में एक बल लगता है, और यही 1 और 2 के बीच में जो बल लग रहा है ये एक दूसरे के विरोध काम करता है, और यही विरोधी बल घर्षण का होता है। तो घर्षण के चैप्टर को पढ़ करके इससे जुड़े हुए सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन पहले पेज का पूरा। दूसरा सवाल, पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है, यह घटना क्या बताती है? इसका सही जवाब होगा दूसरे सवाल का, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बहुत सारे बच्चों ने, जब हमने इसको ऑफलाइन में या अनअकैडमी पर एक बार इसके सवाल को पूछा था तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम लागू कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था इसका जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का मतलब हम मूर्खता मानते हैं, जड़, मूर्ख, जो किसी की बात ना माने, जहां बैठा वहीं बैठा रह जाए। कभी वक्त लगा तो जड़त्व की परिभाषा को विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे हम बार बार आपको कहते हैं कि आप क्लास में बने रहिए, आप क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए सवाल को सुनेंगे, फिर फोन आ जाएगा मित्र का, फिर फोन पर डिस्कशन करने लगेंगे। किसी बात को बार बार कहा जाए और एक सामने वाला नहीं मानता तो वो जड़त्व की श्रेणी में आएगा, समझ लो। इसलिए क्लास पर लगातार आ गए हो तो बने रहना, नहीं तो हम भी आपको इनर्शिया में शामिल कर देंगे। आइए इसका डिस्कशन करते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था यानी रेस्टिंग स्टेज, विरामावस्था या गत्यावस्था
अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है उसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व, इनर्शिया। अब आप समझ गए होंगे कि जड़त्व या मूर्खता क्या है। स्वतः ना परिवर्तन कर पाए, हिल ना पाए, आलसी इतना हो जाए हिले नहीं, इनर्शिया। ये भी परिभाषा आपको बहुत सारे प्रश्नों पर मदद करेगी आगे। अब आइए मुद्दे पर। पानी से भरे ग्लास के नीचे से पेपर सीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। क्योंकि अब आ गया नियम, क्योंकि प्रारंभ में गिलास और पेपर सीट दोनों रेस्टिंग पीरियड में एमपीएसआई ने सवाल पूछा था कि हम किसी गिलास से नीचे पेपर को हटाते हैं तो क्या गिलास का पानी या गिलास और पेपर सीट किस स्टेज में है? आप बताइएगा। दैट इज बोथ आर इन रेस्टिंग पीरियड। विरामावस्था में, कोई गति नहीं, दोनों विरामावस्था में है। पेपर सीट को तेजी से, तीसरे पॉइंट पर लिखिएगा, पेपर सीट को तेजी से खींचने पर पेपर सीट गतिमान अवस्था में आ जाती है। पेपर सीट तो आ गई। मान लीजिए ये गिलास थी, ये आपका टेबल था, पेपर यहां था। अब पेपर को आपने अचानक से गति दे दी, लेकिन ये संसार का नियम है कि जो वस्तु जहां है उसमें मूर्खता का नियम लागू है। तो ये गिलास का पानी या गिलास यहीं पर स्थिर रहेगा। नहीं, हम तो नहीं लेंगे, पेपर जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि उसका स्वभावता गुण है, इनर्शिया उसके पास है। तो गिलास बिना हिले हुए पेपर को सट से हमने गति किया और ये सीधा का सीधा बाहर चला गया। तो पेपर सीट को तेजी से खींचने पर पेपर सीट गतिमान अवस्था में आ जाती है, किंतु ग्लास जड़त्व के कारण स्थिर रही आती। टेस्ट करिएगा और फिर हमें मैसेज करके बताइएगा कि टेस्ट किया कि नहीं किया। आइए तीसरे सवाल पर। पहाड़ पर चढ़ता हुआ आदमी सामने झुक रहा है। ये कोई स्पीड नहीं बना रहा, कोई गिरने से बचने के लिए नहीं बना रहा, कोई गति बढ़ाने के लिए नहीं, कोई थकान बढ़ाने के लिए नहीं। ये सिर्फ एक कम कर रहा है कि हम स्थिर रहें, बेलंट न जाएं, प्राण न चले जाएं।
यानी सिर्फ स्थिरता या स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते। कैसे करेगा, जरा डिस्कशन देखिए। यदि कोई व्यक्ति, या ये लिख लेते हैं, कोई व्यक्ति तभी तक संतुलन की अवस्था में रह सकता है। ये नियम है फिजिक्स का। कोई भी व्यक्ति तभी तक संतुलन की अवस्था में रह सकता है जब तक, अंडरलाइन कीजिएगा, जब तक उसके गुरुत्व केंद्र ग्रेविटेशनल सेंटर जो होता है, क्योंकि हम खड़े होते हैं तो गुरुत्व का बल नीचे लगता है, गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उस व्यक्ति, ये पहला पॉइंट बिल्कुल रट लीजिएगा, कई सवाल इस पर बनेंगे। उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर माने खड़ी खड़ी रेखा उस व्यक्ति के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से गुजरती है। कोई आदमी ये खड़ा है, समझिए, ये यहां पर जी काम करेगा, पृथ्वी नीचे, ये तभी तक ये खड़े रहेगा जब तक कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा, जी की जो ऊर्ध्वाधर रेखा जा रही है, इसके क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणे चौड़ाई उसके अंदर रहेगा। मान लो जी इधर चला गया तो क्या वस्तु ये स्थिर रह पाएगी? कभी नहीं रह पाएगी। इसका प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी की बुक में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, आप वहां पढ़ लीजिए। व्यक्ति के आधार के क्षेत्रफल के अंदर से गुजरे, ऐसा नहीं कि क्षेत्रफल यहां तक है और ये जी यहां से गुजर रही है, नहीं, गिर जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि रेखा क्षेत्रफल के, ये सवाल दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, यदि रेखा क्षेत्रफल के बाहर गुजरती है, तो वस्तु का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्षेत्रफल के अंदर ही रहना चाहिए। इसका एक तीसरा मतलब भी निकला जो एमपीपीएससी ने पूछा, तीसरे पॉइंट पर जो लिखने जा रहे हैं वो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे स्पष्ट है कि किसी वस्तु के आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अब पटवारी की परीक्षा में, पिछली जो पटवारी की परीक्षा हुई थी, ये तार्किक में पूछा गया था कि एक आदमी एक आम की डाल पर खड़ा है, वो ज्यादा बैलेंस वाला है कि डाल पर बैठा है तब बैलेंस है। अरे भैया, जब खड़ा है तो क्षेत्रफल पैर भर का है, तो पैर वाले क्षेत्रफल उसका कम दिखेगा।
यदि आसन लेकर के बढ़िया से बैठ गया तो क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा, खासकर मोटे आदमी का तो क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा होता है। इससे स्पष्ट है कि वस्तु के आधार का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही स्थायी होगा। इसीलिए पीठ पर बोझ, एक ये भी सवाल पूछा गया, पीठ पर बोझ लेकर चलता हुआ आदमी आगे की ओर झुका होता है। प्रैक्टिकल इसको करिएगा, फिजिक्स की भाषा में ना भी आप जाइए, प्रैक्टिकल करिएगा। किसी बिना पढ़े लिखे आदमी से पूछिएगा तो कहेगा साहब नीचे जितना चौड़ा होगा उतनी ही ज्यादा स्थिरता होगी। ठीक है, अगला चौथा सवाल हमने पूछा, एक साइकिल सवार को लेकर के 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। साइकिल के प्रत्येक पहिए की त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, तो पहिए का कोणीय वेग क्या होगा? सही जवाब इसमें था 22.2 रेडियन पर सेकंड। कुछ ने निकाला होगा, कुछ ने नहीं निकाला होगा। आइए हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। कोणीय वेग को इससे निकालते हैं, W से मिला जुला इसका चिन्ह होता है, बराबर होता है कोण यानी एंगल बटे टाइम। ये फार्मूला है। ये उत्तर निकलता है रेडियन पर सेकंड में। ध्यान दीजिए, यहां पर त्रिज्या जो दी हुई है यानी रेडियस जो दी हुई है वो 45 सेंटीमीटर है। वेग या आवृत्ति इसको कह लीजिए, आवृत्ति या वेग बराबर है 10 मीटर। इसको V से दिखाते हैं, इसको R से दिखाते हैं। ये बराबर है 10 मीटर पर सेकंड। तो कोणीय वेग बराबर होगा V अपान R। इसी को बराबर हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड बटे 45 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड। चूंकि ये सेंटीमीटर में है, इसको 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहीं पर इस फार्मूले में 100 इसको करना तो 100 गुणे 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा बटे 45 का 0.45 हो जाएगा। सॉरी 10 बटे पॉइंट मीटर में इसको बदलेंगे तब ये मीटर, या तो मीटर में बदल लें या इसको दोनों को सेंटीमीटर में कर लें। दोनों को इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो ये कुल मिलाकर के ऐसे दिखेगा 1000 बटे 1000 बटे 45। ये 1000 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर के यहाँ यूनिट को समान कर लेना, अपने आप उत्तर इसका आएगा। W बराबर कोणीय वेग बराबर 22/2 रेडियन पर सेकंड।
कर लेना, सरल सा है। सिर्फ ये फार्मूला आपको जानना है कि कोणीय वेग v अपॉन r। ठीक है बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल। आप प्रारंभिक अवस्था में स्थिर यम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाया गया, एक निश्चित विस्थापन होने पर अर्जित वेग समानुपाती होगा। सीधा सीधा ये फार्मूला, एक थ्योरम पूछा है हमने प्रारंभिक अवस्था में, इसका सही जवाब होगा 5वें सवाल का 1/√m। कैसे होगा ये देखिए। प्रारंभिक अवस्था में स्थिर द्रव्यमान, स्थिर यम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाने, एक निश्चित बल लगाने पर निश्चित विस्थापन होता है। ये तो नियम है। प्रारंभिक अवस्था में एक, मान लीजिए यम द्रव्यमान का पिंड है, एक निश्चित बल लगाए तो विस्थापन भी निश्चित हो। बहुत जोर से लगाओगे तो बहुत आगे चला जाएगा विस्थापन। हम कह रहे हैं कि एक निश्चित भूसा मारो, एक लिमिट में मारो, ताकि आपको पता लगे कि दर्द कितना होगा। तो एक स्थिर यम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाने पर निश्चित विस्थापन होता है। दूसरे पॉइंट पर उसी बात को लिख रहे हैं कि विस्थापन पर अर्जित वेग, मतलब जो उसको वेग मिला, अर्जित वेग का ये फार्मूला है। अर्जित वेग 1/√m के समानुपाती होता है। आपकी किताब में लिखा होगा ये फार्मूला, या समानुपाती होता है। इसलिए तीसरे पॉइंट पर लिखना कि प्रारंभिक अवस्था में स्थिर यम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल लगाया गया, एक निश्चित विस्थापन होने पर अर्जित वेग समानुपाती होगा। अर्जित वेग समानुपाती होगा 1/√। तो बच्चों, ये 5 सवाल आज के डिस्कशन में शामिल। इनका थ्योरेटिकल डिस्कशन पांचों का किया। कैसे लगे सवाल, कैसा रहा डिस्कशन, कैसे सवाल आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सारा लेखा जोखा हमने दिया। कोई सवाल यदि आपको पूछना है, कमेंट सेक्शन का उपयोग कीजिए, सीधा सवाल हमसे पूछिए, नहीं ग्रुप पर पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, इंस्टाग्राम पर पूछिए। हम हर सवाल का जवाब आपको देंगे। कल का भी हमारा सेशन मोशन पर ही होगा, इसलिए मोशन को बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिए। एक बार सरसरी निगाह से पढ़ करके फिर सेशन में आइए। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल मोशन के नए 5 सवालों के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।